नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे पहले मैं समस्त देश दुनिया को भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया ने भारत को युद्ध दिया और भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया। मित्रों, भगवान बुद्ध आज कितना अहम किरदार है हम सबके जीवन में, उस पर रोशनी डालने पर मेरा पूरा प्रोग्राम का समय खत्म हो जाएगा और उनके जीवन चरित्र की वर्णन किया ही नहीं जा सकता। 2 लाइन में है कि सिद्धार्थ से बुद्ध, जब उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में तो वो सिद्धार्थ थे और जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में तब वो बुद्ध हो चुके थे। तो सिद्धार्थ से बुद्ध तक के विषय में अगर आप 2 मिनट में जानना चाहें तो आप एक संदेश में, एक सेंटेंस में अगर कहें तो वो बच्चा जो एक राजा के घर जन्मा, एक राजकुमार जिसके भोग विलास के लिए उस वक़्त की तमाम बहुत ज़्यादा सुविधाएं उनको प्रदान की गई, उनको रंग महल दिया गया, उनके लिए उस वक़्त के जो राजाओं की जो सुविधाएं होती थी वो सिद्धार्थ को मिला। लेकिन सिद्धार्थ को, अरे आदरणीय रंजन झा साहब, ये तो मामला आप ही के लायक है। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान बुद्ध पर आपसे बढ़िया कोई नहीं बोलेगा। कृपया आइए, प्लीज आइए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आइए। आज त्रासदी पर भी है तो कृपया अगर आप बोलेंगे तो अनुरंजन झा साहब, मेरा बड़ा मार्गदर्शन होगा और हमारे फेसबुक फ्रेंडों को भी होगा। अनुरंजन झा साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया आइए। तब तक मैं मामला खींच रहा हूं। तो आप कल्पना कीजिए कि वो राजकुमार, वो राजा का बेटा जिसको दुनिया की सारे ऐशो आराम दी गई, उस सब को त्याग करके, दूध मुहे बच्चे को त्याग करके, वो सारी सुविधा, संसारिक सुख त्याग करके वो तपस्या में चले गए। वो इसलिए नहीं कि उनको कोई विरक्ति हो गई थी, वो इसलिए कि उनके सामने जो हालात घटित हुआ, कोई रोग से ग्रसित है तो कोई माया से ग्रसित है तो कोई कुछ से ग्रसित है। सिद्धार्थ को लगा कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि दुनियाई आवागमन से मुक्त हो, लोगों को इस चीज से खत्म हो। इस चीज के खोज में सिद्धार्थ वन वन भटके और वो बड़ा लंबा कहानी है। जब उनको उस गाया के उस स्थान पर जहां उन्हें ज्ञान हुआ, जिसको आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं, वो एक बड़ा ही है। उसमें बहुत ज्यादा देर तक मुझ जैसा आदमी क्या बोल पाएगा भगवान बुद्ध के ऊपर। लेकिन आज बहुत जरूरी है भगवान बुद्ध को जानना, भगवान बुद्ध को पढ़ना, भगवान बुद्ध के त्याग को, उनके उस विलासिता को छोड़ करके एक सन्यासी के जीवन में जगह जगह भीख मांगना, भिक्षा मांग के जीवन यापन कर, उन सब पर एक बार अगर आप विचार करेंगे तो आपको ये भोग विलास और इन सब चीजों से उबासी आ जाएगी, विरक्ति आ जाएगी, जैसा हमारा मानना है। मित्रों, आज मेरा हेडिंग है हमारे देश में आज अचानक 3 जगह औद्योगिक दुर्घटना हुई। आज से करीब 35-36 साल पहले भोपाल गैस कांड हुआ था। विशाखापट्टनम में बिल्कुल उसका पुनरावृत्ति हुआ। ठीक उसी तरह से 84 की गैस में उस वक्त टीवी पर इतने समाचार नहीं थे कि लोग देख सके, समझ सकें। लेकिन जो आज हमने भोपाल में देखा है उससे ये लग रहा है, विशाखापट्टनम में देखा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भोपाल में कैसा त्रासदी रहा होगा, किस तरह का सिचुएशन रहा होगा। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, अगर उसको तब के मुख्यमंत्री अपने निजी गाड़ी में बैठा करके जहाज में छोड़ने नहीं जाते, आज विश्वास करिए, मेरा मानना है कि विशाखापट्टनम में गैस कांड नहीं होता। विशाखापट्टनम में गैस लीकेज इसलिए हुआ कि हमने भोपाल गैस वाले को कोई सजा नहीं दिया। वो देश छोड़ के भागा नहीं। हमारे तत्कालिक मुख्यमंत्री, सरकार के मुखिया अपने गाड़ी में बैठा करके हवाई जहाज तक छोड़े और तब जाकर के वहां से गया, फरार नहीं हुआ, उसको बाइज्जत भेजा गया।
और आज तक 35-36 साल में हमने उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर किया हो, अलग अलग लोगों का काम है, एनजीओ दायर किया, बट सजा नहीं भुगता वो, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, ना ही उसे किसी बात का डर रहा, वो अपने मौत मरा अपने जीवन को पूरा कर करके। लेकिन कई सैकड़ों लोगों को मार करके मरा। मित्रों, इंडस्ट्रिस्ट के मन में डर ना पहले था ना आज है। आगे का मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी का भाई नहीं हूं कि मुझे भविष्य का ज्ञान है। लेकिन मैं एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अपने सरकारों पर यह दबाव बनाएं कि दुर्घटना के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई आदमी इस तरह की लापरवाही करने का दुस्साहस ना करे। उसे पता चले कि अगर गैस रिसाव में लोग तड़प तोड़ के मरेंगे तो सरकार हमको भी उसी चैम्बर में डाल करके ताला बंद कर देगी बाहर से, हमारे साथ में हम अपने पूरे परिवार के साथ उसी तरह से तड़प तोड़ के मरेंगे जिस तरह से उन लोगों की मौत हुई है। और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया और सभी समाचार चैनल पर हम जब चला देंगे, अगले बार विश्वास करिए कोई भी कंपनी वाला लापरवाही करने से पहले उस चित्र को याद कर लेगा। लेकिन वो लापरवाही करने से पहले उस चित्र को याद करता है कि भोपाल में सैकड़ों लोग मर गए और आज भी उस गैस का दुष्प्रभाव वहां के लोगों पर है जो उसके जद में आए थे। उन लोगों को कोई डर नहीं रहा, उन्हें कोई चिंता नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। खैर, हमारी सरकारें क्यों करती हैं, किस वजह से करती हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। चुनावी चंदा है, कई तरह की मजबूरी है, क्योंकि आप तो सिर्फ वोट देकर के चले आते हैं। आपको वोट देने तक मजबूर करने में उन कंपनी वालों का ही हाथ होता है, क्योंकि उन्हीं का पैसा आपके दिमाग पर प्रभावित करता है। उन्हीं के पैसे से जगह जगह दीवारों पर लिखा देंगे अब की बार फलाने की सरकार, आधी रोटी खाएंगे, फलाने को बुलाएंगे। ये सब उन्हीं के पैसे से चलता है, क्योंकि भारत में चुनाव में सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता, पार्टी का पैसा खर्च होता है। और पार्टी जो पैसा देगा वो उसका गाएगा, मतलब जिसका खाएगा उसका गाएगा। इन चीज को तोड़ने के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। यहां तक कि चुनावी चंदे को आरटीआई के दायरे में लाने पर ना तो मोदी जी की सरकार तैयार हुई, ना मोदी जी के पहले वाली सरकार तैयार हुई। बड़े मजे की बात है कि कांग्रेस विपक्ष में है, हर मुद्दे पर विरोध करती है, लेकिन चुनावी चंदे को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए ना तो कांग्रेस ने कोई पहल किया है और ना ही मोदी जी की पार्टी ने पहल किया है। मतलब चुनावी चंदा दोनों लोगों को चाहिए और छुप छुप के चाहिए, किसी को पता ना चले कि कौन कितना रुपया देगा। ये इसलिए भी होगा, यही गैस वैस वाले लोग उसमें पैसा देते हैं, जो एनपीए के माध्यम से बैंक से भड़पते हैं, वो दूसरे माध्यम से चंदा दे देते हैं, मतलब कुछ फीस चुकता कर दिया, बाकी बैंक का लूटा, पैसा तो आपका गया, उनका तो कुछ हुआ नहीं है। यह लेकिन आज मेरा मुद्दा ये नहीं था। आज मेरा मुद्दा एक आशंका था। मैं सबसे पहले सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि जो मैं बात कहने जा रहा हूं इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, और चूंकि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल नहीं है कि मैं कुछ भी बोल जाऊं और बाद में कोर्ट से झटका लेकर के क्षमा मांग लूं। मैं उसके पहले ही क्षमा मांगता हूं कि मेरे पास जो बात कहने जा रहा हूं उसका प्रमाण नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं। देखिए, ये लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन में कंपनियां बंद हुई हैं, उसके बाद अचानक खोला गया है, तो हो सकता है उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो लोगों ने नहीं लिया, उन लोगों से कुछ गलतियां हो गई, उस वजह से आज 3 जगह बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई। ये एक लापरवाही का परिणाम हो सकता है। अगर ये लापरवाही है तो फिर वो भोपाल गैस कांड के अपराधी को सजा हमने नहीं दिया, इसी वजह से ये लापरवाही करने की दुस्साहस लोगों ने किया, लापरवाही करने की लापरवाही कर चुके। दूसरा मेरा मानना है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के प्रगति को देख करके जलते हैं। मैं दोबारा से एक बार कह दूं, अगर किसी को स्पष्ट सुनाई नहीं दिया होगा तो, हमारे देश में बहुत ऐसे देशवासी हैं जो हमारे देश के प्रगति को देख करके जलते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, हमारे देश की प्रगति नहीं चाहते हैं। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, यहां तक कि जन्म भी इसी पावन भूमि भारत महान में हुई है। वो कहीं बाहर से आकर के यहाँ की नागरिकता नहीं लिए है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में जन्मे हुए हैं और मरेंगे भी इसी देश में। लेकिन हमारे देश के प्रगति से उनको जलन होती है, उनको ईर्ष्या होती है। हमारे देश की प्रगति बहुत तंज कसते हैं, हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, हमारे देश के लोगों का खिल्ली उड़ाते हैं, और अपने बाप दादाओं, भारत वाले नहीं,
जो काल्पनिक को बनाए हुए हैं उनकी तारीफ में कसीदे करते हैं। मतलब भारत में रह करके पाकिस्तान की जय जयकार करने वाले तो टीवी पर मिल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे भारत में अफसोस होता है, पाकिस्तान में इज्जत मिलती है। कई लोगों ने कहा है टीवी पर, बयान की कहने की जरूरत नहीं है। और वो लोग अनपढ़ गंवार लोग नहीं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। और उन लोगों के विषय में क्या कहूँ, कार्यक्रम अश्लील हो जाएगा, मैं शालीनता में बोलना चाहता हूँ। उसमें से कई लोग शाहीन बाग में भी गए थे, और शाहीन बाग वाला चर्चा है आजकल हर आदमी को पता है। ईश्वर उनका भला करे, बच्चे का स्वस्थ जन्म हो। खैर मित्र, जो मैं बात कहने वाला था, जिसके लिए मैंने क्षमा मांगा था, वो था कि क्या ये दुर्घटनाएं जानबूझ के की गई कोई साजिश तो नहीं है। मैं ये इसलिए कहना पर मजबूर हुआ हूं क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि कुछ एनजीओ के माध्यम से बाहर से फंडिंग आती है, जिनके जी में यही काम किया गया कि वो हमारे देश की औद्योगिक क्रांति को रोके। आपने देखा होगा पूरा बंगाल उद्योग से विलुप्त हो गया। अब बंगाल से उद्योग विलुप्त हो गया, गधे के सर से सिंह गायब जैसा हो गया। दिख नहीं रहा है बंगाल में उद्योग कहाँ पे है। कहीं कोई छोटा से छोटा उद्योग भी और बंगाल में रह नहीं गया है। वो एनजीओ के माध्यम से यूनियन को डेवलप किया गया और यूनियनों के माध्यम से कंपनियों को दबाव दिया गया। लोगों को लगा कि ये यूनियन के लोग हैं जो कर्मचारी के हित की बात करते हैं। असल में उनको कर्मचारी के हित से कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब अपने उस आका के हित था जिसके वो पैसा पर पल रहे हैं और कंपनी वालों को नुकसान कर रहे हैं। अंदर हुआ कि कई कंपनियां पश्चिम बंगाल में से बंद करना ही बेहतर समझी। 5-10 कंपनियों को तो मैं जानता हूं जिसमें हमारे गाँव के कई लोग काम करते थे। कोई चटकल था, हडिकल था, फलाना था, ये था। उन कंपनियों को बंद कराने की साजिश रची गई एनजीओ के फंडिंग से। आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारी एनजीओ होती हैं जो हमारे देश के एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करती रहती हैं। वो कोर्ट में प्यायले डाल करके हर काम में प्यायले डाल देती है। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ पावर प्लांट लग रहा था, विदेशी चंदा पर लोग आए और वहां पर बोला कि यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान होगा, फलाना। मतलब कुछ ना कुछ उनको लगाते रहता होना होता है। इन कुचक्रों से क्या कुछ ऐसा साजिश बड़ा रचा गया है कि यहां पर इतनी बड़ी दुर्घटनाओं से हवा पैदा कर दी जाए ताकि जो चीन में कंपनियां वहां से अलग जाने की सोच रही हैं वो भारत महान में न आ जाए, वो भारत में आकर के भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत ना कर दे, यहाँ की बेरोजगारी खत्म ना कर दे, यहाँ की आर्थिक स्तंभ ना बने। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया के और लोगों को इस बात की खटका है कि चीन से कंपनी दूर क्यों जाएगी, चीन से तुरंत भारत बगल में है, भारत में क्यों ना आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है। इन सब बातों की आशंका मुझे लग रहा है कि परंजल आप आएंगे क्या अपनी सुविचार इस विषय पर देने के लिए? कैमरा बताइए ना, आपका स्वागत है। आप लोग बढ़िया बोल लेते हैं, पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। मुझ जैसा ना समझ आदमी अगर बोलता है और आप लोग सुनते हैं तो आप लोग बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। परंजल अगर आप चाहें तो आइए, आपका स्वागत है। तो मित्रों, मैं ये आशंका इसलिए व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि अभी चीन के विरुद्ध अमेरिका के सह पर पूरे दुनिया में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है या यथार्थ फैलाया जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामला में मैं इसमें बहुत सत्यता के साथ, जिम्मेवारी के साथ या गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि चीन के विरुद्ध माहौल डेवलप हुआ है। कोरोना से जो आदमी ग्रसित हो रहा है वो सब पहला दोषी चीन को ही मांग रहा है। अब चीन और अमेरिका एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि ये तेरा वायरस है, ये तेरा वायरस है, लेकिन ये गारंटी है कि ये मेरा वायरस नहीं है। मतलब ये चीन अमेरिका के बाद किसी देश का वायरस नहीं है, ये फाइनल है। अब इन स्थिति में अगर इस तरह की बात की जाएगी तो यही होगा कि हम सब लोग बड़ी खुश होंगे कि अगर वहां से कंपनियां कोई चाहे। हाँ, क्या हाल है भाई प्रांजल? बढ़िया कैसे हो भैया, प्रांजल भाई? नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया भैया, प्रांजल बताइए भाई, आज का क्या विषय आदेश आपने है। सुन लिया, आज हाँ का विषय आपने सुना। जी भैया। आज दो चीज मशहूर है। एक तो आज भगवान बुद्ध, हम्म भगवान बुद्ध पर आप बोलना चाहें तो आपका हम्म स्वागत है, भगवान बुद्ध पर बोलिए। या भगवान बुद्ध के अलावा जो मेरी आशंका है, पहले क्लियर कर लो आपके हम्म बोलने से हम्म पहले, हम्म मेरी आशंका है कि जो भारत के 3 मशहूर औद्योगिक घरानों में विस्फोट हुआ है, मतलब एक विशाखापट्टनम में लीकेज हो गई, एक हम्म महाराष्ट्र के रायपुर में हो गया और एक और हो गया है, वहां एक बॉयलर फट गया, एक जगह आग लग गई, दूसरी जगह गैस का रिसाव हो गया, मतलब बहुत बड़ा त्रासदी हो गया।
कहीं ये सारी त्रासदी किसी साजिश की तरफ तो इशारा नहीं ना कर रहा है? क्योंकि चीन से बहुत कंपनियां वहां से ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही। तो क्या हमारे देश विरोधी लोग जो एनजीओ के माध्यम से हमारे देश में लोगों को पैसा दे करके हमारे स्टूडेंट्स को हड़ताल करवाते रहे, धरना करवाते रहते हैं, कोर्टों में पहले डलवाते हैं, इन लोगों की कोई साजिश है? आप इस पर बोलना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध को बोलना चाहेंगे? भाई प्रांजल जी, मित्रों आपको बताओ, भाई भैया प्रांजल मुंबई मैं में रहते हैं हमारे। हाँ बोलिए। भैया मैं वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी पे बोलना चाहूंगा कि आज मुझे की बड़ी जो खुशी होगी, स्थिति आप ये विषय इससे संबंधित थी मुझसे, बोलिए। कि आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक जो माहौल बना है चाइना को लेकर के, क्योंकि 20 साल मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूं, पूरे बिल्कुल। चाइना को लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो माहौल बना है, सारे लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि चाइना किसी का नहीं है। एक बात और बता दें, अमेरिका भी किसी का नहीं है। कोरोना का आज वो तो के अमेरिका आपको इंसानियत का आपको दुश्मन है मेरे नजर। देखिए देखिए अमेरिका ने ही कोरोना पे रिसर्च कराया है। वुहान यूनिवर्सिटी को, वुहान की लैब को बराक ओबामा की सरकार के समय से जा रहा है और अभी तक 23 करोड़ रुपया उसको जा चुका है। 23 करोड़ रुपया अच्छा। रिसर्च के लिए कोरोना। हाँ, वो मैं आज तक की स्पेशल रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। आज तक की स्पेशल वाह। रिपोर्ट है, मेरा कोई उसमें रोल ही नहीं है, मैं उतना बड़ा हो ही नहीं। तो आज तक की स्पेशल हम्म। रिपोर्ट मेरे पास है, पूरा मैं भेज दूंगा, आप उसको सुनिएगा, 1 घंटे का है। वुहान को हम्म। बराक ओबामा सरकार ने 23 करोड़ रुपया दिया था, जिसकी आखिरी किस्त ट्रंप ने दी है। और ट्रंप के साथ इस अच्छा। समय जब भी संदेश आ रहे हैं, उनका जो स्वास्थ्य का एक नाटा आदमी बगल में जो खड़ा रहता है, उसने ट्रंप की सरकार हम्म। बनने के 1 साल पहले ही कह दिया था कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी महामारी का सामना ट्रंप सरकार को करना पड़ेगा। ये इंडिकेशन पहले ही दे हम्म। दिया था। और ट्रंप ने हम्म। अमेरिका में अपने यहाँ इसका रिसर्च इसलिए नहीं करवाया कोरोना का कि कहीं मेरे यहाँ लीकेज ना हो जाए। ये रिसर्च उसी हम्म। ने करवाया, इसी वजह से वो चाइना के ऊपर दाब नहीं पा रहा। दूसरी चीज, आपको पता है अमेरिका में एक बिल्ली की भी जान की कीमत है। आदमी तो बहुत बड़ी हम्म। चीज है। अमेरिकन जिस स्थिति में मर रहे हैं, ट्रंप जैसा आदमी पर डे 2000 2500 लोगों को मरते हुए देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है कि पैसा तो मैंने ही दिया था रिसर्च को, मैं कैसे बोल सकता हूं चाइना को। ये एक बहुत बड़ी उसकी कमजोर नस है। अच्छा, अब हुआ क्या कि चाइना भी उनके ऊपर, वो चाइना को आंखें नहीं दिखा पा रहे। नहीं तो आप जानिए जितनी संख्या में अमेरिका में मरे हैं, पूरा यूनाइटेड नेशन का मीटिंग करके अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया होता कि ये रोग जो है चाइना ने फैलाया है और ये मानव द्वारा बनाया हुआ है। ये किसी चमगादड़ वमगादड़ से नहीं फैला है, मानव द्वारा वो फैलाया तो गया। तो चमगादड़ एक इसकी बहाना है। बहाना है। देखिए, मानव द्वारा हम्म। फैलाया गया, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि अगर कोई वायरस अमेरिका में फैलता है वहां के टेम्परेचर में, तो वो पाकिस्तान के, इंडिया के, अफगानिस्तान के, एशियन कंट्री के टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव करेगा, मर जाता है, जो नेचुरल होता है। और जो मैन मेड हम्म। होते हैं वो हर टेम्परेचर में सेट हो जाते हैं। रोबोट हम्म। आप चाहे अमेरिका में खरीदिए, चाहे रोबोट इंडिया में चलाइए, दोनों जगह काम करेगा। बैटरी लगा होना हम्म। चाहिए। लेकिन हम्म। कुत्ता, अगर आप जो अमेरिका में कुत्ता जिंदा रहता है, जिस जिस टेम्परेचर में आप उसको इंडिया में लाएंगे तो मर जाएगा वो। तो हम्म। कोरोना और इसमें मैन मेड में और नेचुरल चीज का डिफरेंस बता रहा हूं कि कुत्ता नेचुरल है। अमेरिका का कुत्ता इंडिया में हम्म। जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। उसको या तो टेम्परेचर आप हम्म। दीजिए, एसी में रखिए, तब जिंदा रहेगा। हम्म। लेकिन रोबोट अगर आप हम्म। अमेरिका से लेके आए, इंडिया में भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा, उसको कोई टेम्परेचर से मतलब हम्म। नहीं है। ये मैन मेड चीज है। हम्म। अब क्या है कि पूरी हम्म। वर्ल्ड इकोनॉमी से मिलकर अमेरिका का अभी तक बहिष्कार करा चुके होते ट्रंप, कि इनका आर्थिक बहिष्कार करिए। बहिष्कार न करवा पाने की स्थिति वही है, पैसा हमने दिया था। हम्म। लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर के आ रही है कि जितनी भी, क्योंकि हर आदमी को, कोई भी देश वहां पे जो अपनी यूनिट लगाया है, जो कुटीर उद्योग है, हिंदुस्तान में आप देखते हैं घर घर में टाफी बनाने का काम होता है, बांधने का काम होता है, मोती माला बिल्कुल। गढ़ने का काम होता बिल्कुल। है, हैंडीक्राफ्ट में कान के जो बिल्कुल। नकली झुमके हम लोग पहनते हैं वो बनते हैं घर घर में। कुटीर उद्योग का चलन चाइना के बाद इंडिया में सबसे बड़ा है। घर घर में हमारे यहाँ हम्म। चीजें बन सकती हैं। अब यह है कि हिंदुस्तान को धर्म के ऊपर उठ के, अभी जो एक जी। जो बीमारी फैल गई है हिंदू मुस्लिम दुनिया जहान, इन बीमारी को खत्म करके मूल रूप से, कि 130 करोड़ लोग अगर इस चीज को ठान लें कि मुझे अपने देश के लिए सोचना है, तो आप जान लीजिए पूरा का पूरा चाइना का इंटरनेशनल मार्केट आप पूरा ग्रैप्स कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है, जो कि लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। लेकिन वही बात है कि पॉलिटिक्स, इंडिया का पॉलिटिक्स अगर इंडिया को इंडिया रहने दे,
अभी आप देखिए, एक मैं एक न्यूज मैं आपको मैं बड़ी चौंकाने वाले दे दूंगा, लेकिन आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं कितना उसमें बोलूं, आप जितना बोलेंगे नहीं, मैं आप उतना ही अपना बोले, मैं चुप हूँ। आप जैसा समझदार आदमी बोल रहा है तो बढ़िया बोलेगा, नहीं। बोलिए। अब चक्कर देखिए, आपको मैं एक और खबर दे दे रहा हूं। हम्म। दुनिया में कितना भी शातिर आदमी क्यों ना हो, आप देखिए सस्पेंस की फिल्म देखते हैं, सस्पेंस की फिल्म में क्या होता है, अपराधी से एक चूक हो हम्म। जाती है और पूरे दी एंड में कहानी खुल जाती है कि इस वजह से ये अंत में पकड़ा खुले। गया। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे माननीय मोदी जी ने 2500 जमातियों के हम्म। ऊपर ढीकरा फोड़ दिया कोरोना का। 2500 लोग, हम्म। 40% केस बढ़ा दिए। अभी 10 करोड़ हम्म। लोग 2 दिन में जो दारू खरीदने निकले हैं, उनमें से 5 करोड़ वो लोग उनके उनसे ऊपर हो गए। आपस में चढ़ चढ़ के लोग दारू खरीद रहे थे। तो 17 तारीख तक हम्म। क्लियर हो जाएगा, 12 दिन में, कि अगर 5 करोड़ लोग हम्म। चिपक के खड़े थे तो 1 करोड़ लोग संक्रमित होने चाहिए। और 1 करोड़ लोग के बिल्कुल। संक्रमित होने का मतलब कि मोर्टालिटी रेट जो है, मरने का दर, इंडिया का ही ले लीजिए, सबसे कम 3%, यानी 3 लाख लोग 17 तारीख तक मरेंगे। हम्म। अगर 17 तारीख तक हम्म। नहीं मरे 3 लाख लोग, तो ये भी पोल खुल जाएगी ना कि कोरोना का आपने हुआ हम्म। बनाया था। अब क्यों बनाया था? देखिए, एक बात बता दूं, हम्म। मैं मोदी का हर जगह समर्थन करता हूं, लेकिन मैं हम्म। राष्ट्रभक्त हूं। मैं बीजेपी या मोदी भक्त बिल्कुल। नहीं हूं। मोदी 5 साल के लिए बिल्कुल, है। मैं भी। देश देश हम्म। हमारा आजीवन रहेगा। जी। मोदी जी को 130 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, देश का विकास करने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी को एक कहां घमंड हो गया कि 130 करोड़ लोगों ने मिलकर आपको देश की रजिस्ट्री कर दी। जी, अगर बिल्कुल। 17 तारीख तक 3 लाख लोग नहीं मरते हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि देश में हम्म। कोरोना नहीं था। सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को जीरो करने की एक पॉलिसी थी, ताकि विपक्ष हमसे रोजगार, अर्थव्यवस्था और जीडीपी पे सवाल न कर पाए और ये कहें कि मैं भैया यहाँ जो पर पूरे आपसे वर्ल्ड की। थोड़ा सा नहीं, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा बोलिए, डिफर करूंगा प्रांजल भाई। बोलिए, बोलिए, क्यों? बोलिए। मैं सुन लीजिए। मुझे कोई कोरोना जवाब नहीं भारत दे की पा रहा, बीमारी आपसे तो नहीं है। उम्मीद भी है। ना, 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 मैं एक एक परसेंट, 1%। बोलिए। कोरोना सिर्फ भारत की बीमारी नहीं है प्रांजल भाई। कोरोना से दुनिया में लॉकडाउन है, सिर्फ भारत में लॉकडाउन नहीं हुआ है। ये तो आप इंडिया देख में रहे हो, नहीं था दुनिया में लॉकडाउन। भैया, जी। इंडिया में नहीं था। इंडिया में मोदी जी ने जानबूझ के लिया है कि मेरे यहां भी कोरोना है ही नहीं, मैं आपको नहीं, बता नहीं, रहा हूं। जांच में कोरोना वायरस पाया गया है भारतीयों में, जांच ये की बात किट, आप मानिए। आप आपको एक बात और बता दूं, अब जांच की किट की बात सुनिए। जांच की किट को आज तक हाँ। न्यूज ने उसी दिन फेल कर दिया था कि ये काम नहीं कर रही। दूसरी चीज, जांच की किट हम्म। मैं आपको दे रहा हूं, मैं भारत सरकार हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जांच हम्म। की किट दे। जिस तरीके से प्रेगनेंसी की टेस्ट में हम बोलते हैं कि 2 लाइन रेड हो गया तो आप प्रेग्नेंट है, हम्म। पॉजिटिव है, उसी तरीके से हम किट हम्म। बना के दें, बोले आप इसमें अपना ब्लड डालिए और अगर 4 लाइन रेड हो हम्म। गया तो आप पॉजिटिव हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि 4 लाइन वाला आपने उसमें कोडिंग नहीं किया है? हम्म। कोई गारंटी है? आप हैं क्या डॉक्टर, हम्म। या हम डॉक्टर हैं? आपको पता है, इस समय बिल्कुल। आप अभी आप सिंपल खांसी लेके चले जाइए, कि आपको खांसी आ रहा है, नॉर्मल बुखार आपको साल में एक बार होता है ना, जब क्लाइमेट चेंज होता है। आप अभी एक मिनट होल्ड करें, एक मिनट होल्ड करें। हम्म, हम्म, एक मिनट। अमित, आप पूरा सुन रहे हो? क्योंकि मेरा राघवेंद्र कह रहे हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को आ रहे हैं? अमित जरा नीचे लिखो, क्या तुम सुन पा रहे हो प्रांजल जी को और मेरे को बढ़िया से? राघवेंद्र, तुम्हारे यहाँ का नेट खराब है कि सबका खराब है, ये मैं जानना चाह मेरा रहा हूँ। ओंकार भाई, आप पूरी बात सुन रहे हैं? कृपया हाँ ना में जवाब दीजिए। क्योंकि मेरा मेरा तो नेट राघवेंद्र सही, ने क्योंकि लिखा मैं है कि ब्रॉडबैंड पे साफ हूँ। नहीं दे सुन पा रहे हैं। मैं तो ब्रॉडबैंड पे हूँ, आप मेरा लोग नेटवर्क वीक है ही नहीं। नहीं, मेरा भी नेट ठीक है। मेरे ख्याल से राघवेंद्र का नेट खराब होगा, वो आपका भी आईटी उनका प्रोफेशनल है। नहीं, नहीं, राघवेंद्र भी चक्कर क्या, आईटी प्रोफेशनल है, वो मोबाइल कई का बार। एक्चुअली क्या है ना भैया, सारे लोग घर पे हैं तो मोबाइल का नेटवर्क किसी का नहीं चल रहा है। और मैंने भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन हाँ, मजबूरी आजकल में नेट पर लगवाया है। है। हाँ। नहीं, मजबूरी में, बिटिया का हाई स्कूल फाइनल था, उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू थी, हम्म। तो 4,000 का जो साल का हम्म। पैकेज लेना था वो 5500 में देके ब्रॉडबैंड लगवाया हूं मैं, क्योंकि उसका क्लास हाँ, चल हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। नहीं, हमारे यहाँ तो खैर सारे बच्चे ही मतलब प्रोफेशनल हैं। हमारा वो अभी एमएससी कर रही बहुत है, एक क्रांति जीएसटी के के दौर कंसल्टेंट से है, एक इंजीनियर है। कोरोना, देश नॉर्मल होने के बाद देखिए 17 तारीख को डिक्लेयर हो रहा है कि देश में कोरोना नहीं है, संक्रमण नहीं है। अब आप लोग जाइए अपने काम पे, सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पे मास्क लगा के सैनिटाइजर के साथ काम करिए। अब इस कोरोना के साथ हमको जीना सीखना होगा। ये एक तरीके का भाषण आएगा और देश ओपन हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। और अगर नहीं ओपन किए, अगर वास्तव में कोरोना देश में है, तो भैया याद कर लीजिए 3 लाख डेड बॉडी गिरेगी एक दिन।
और उसके बाद भारत को कोई बचा नहीं पाएगा, कम से कम 20-25 करोड़ लोग मरेंगे। दोनों बातें मैं ही कह रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, वो आपकी बात मैं एक तरफ बाजू में रखता हूँ। आप कह रहे हो कि 17 तारीख को, लेकिन एम्स के डायरेक्टर मिस्टर गुलेरिया ने बोला है कि अभी तो ये कोरोना का बच्चा है, अब इसने 22 होना मई जून जुलाई में। तो अगर बच्चा इतना नुकसान कर रहा है तो 22 होगा तो क्या नुकसान होगा? मैं तो उस नुकसान की चिंता में, उस नुकसान से परेशानी। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी चीज कि आपको पता था कि इतना 22 नुकसान कर सकता है। मैं दारू के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी ड्रिंक करता हूं 2-4 महीने पे, मैं खूब पिया हूं, खिलाफ नहीं हूं। जिस तरीके से वितरण किया गया सर, आपका ऑनलाइन इतना बड़ा नेटवर्क था, स्विगी, जोमेटो, उबर, दुनिया जहान थे, आप उनको दे देते। 1,000 की दारू 1,500 में बिकती, 500 लोग महंगा पी रहे हैं, लोग 6,000 की दारू 10,000 में खरीद रहे हैं, जो स्कॉच पीने वाले लोग अब हैं। भी खरीद है वो तो साफ, ठीक है, वो पी तो रहे हैं लोग, कई कोई जगह दिक्कत दुगना नहीं। बढ़ गया, दिल्ली में तो आप 70% बढ़ा दिया। जाइए, हमारे कहने का मतलब जिनको पीना है दुगने पे खरीद रहे हैं, आप पीजिए, दीजिए, हमको क्या दिक्कत है भाई। लेकिन आप सोचिए कि हम्म 45 दिन जो लोग अपने घर में अपने आप को, प्रांजल सिंह टाइप लोग अपने बीबी बच्चे के साथ अपने आप को नजरबंद किए हुए हैं। हम 5 दिन का दूध एक दिन लेके आते हैं, फ्रीजर में बर्फ की तरह दूध को जमाते हैं, गला के उसका चाय बना के पीते हैं, आपके लिए थाली बजाए, दिया जलाए, और आपने दारू की दुकान जिस तरीके से खुलवाई, 5 करोड़ लोग चिपक गए चुंबक की तरह आपस में। अब इनसे अगर संक्रमण फैल गया, 2500 लोग फैला दिए ना 40%, तो 5 करोड़ लोग कितना फैला सकते हैं भैया, कैलकुलेटर पे जोड़ लीजिए, और फिर उसका मोर्टेलिटी वो तो रेट खैर जोड़ वही लीजिए देख मरने करके डर का। लगता है, वही देख करके डर लगता है। फिलहाल खैर आपका खैर, हाँ, आपका पोर्टल पे मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो इसके लिए क्षमा, क्योंकि ना आप ना ना जानते हैं ना हमारा आपका ना कोई ना ना। स्क्रिप्ट नहीं है। हमारा आपका कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हम लोग कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे प्रांजल, हैं। आप देखिए, देखिए आप तो मुंबई में स्क्रिप्टें लिखते हैं भाई, आप तो सिनेमा के मैं कलाकार लिखता लोग हूं, हैं, लेकिन ये आप कोई लोगों का तो। ये टॉपिक पे आपने लिखने का मौका कहा दिया। मैं आया, नहीं नहीं आपने बोला, मैंने नहीं, फिर भी एक दिल्ली में साधारण आदमी, मुंबई का असाधारण आदमी, दोनों एक फ्रेम में है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मेरे जो भैया लोग देख सुन रहे देखिए, हैं उनके लिए एक भी है। बात आपने बुद्ध पे बोला था, बुद्ध पे 2 मिनट बोल देता हूं। हाँ आपने बोलिए मुझे बोलिए। असाधारण बोला, मैं आपको बता दूं, धरती पे कोई भी व्यक्ति धरती पे कोई हम्म भी व्यक्ति कितना असाधारण है, ये उसको कभी जीवन में नहीं पता चलेगा। आपकी खूबियां हम्म आपको सामने से दूसरा व्यक्ति ही बताएगा कि हम्म राकेश परमार जी, आप बहुत बड़े वक्ता हैं, आपको ये काम करना हम्म चाहिए। प्रांजल है, बहुत अच्छे राइटर हैं ये प्रांजल क्योंकि हीरे को होने को कभी नहीं पता होता, हम्म वो तो अपनी मद में होता है, वो कोयले की खान में पड़ा रहता है किनारे। तो जौहरी उठा के हम्म तराशता है और बोलता है कि भैया ये 500 करोड़ का हीरा है, कौन खरीदेगा। तो कभी भी हम्म जो जीव है ना, हम लोग आग, हवा, हम्म पानी, मिट्टी, आकाश, पंच तत्वों में एक तत्व होता है, छठवां जो है जीवात्मा। इन पंच तत्वों में एक जीवात्मा पड़ती है तो आत्मा का जन्म होता है, परमात्मा से मिलन होता है, एक बॉडी तैयार होती हम्म है। और डेली अगर हम्म यही ध्यान रखे इंसान कि मैं आग, हवा, पानी, मिट्टी, हम्म आकाश से बना हुआ एक जीवात्मा हूं, जिसकी एक निश्चित हम्म आयु है, वो आयु मुझे नहीं पता हम्म है, जीवन तो सत्य नहीं है लेकिन मृत्यु सत्य है। और हो सकता है हम्म मेरी मृत्यु अगले 2 घंटे बाद भी हो जाए। ये जो महसूस करेगा, हम्म कभी किसी से गलत काम नहीं करेगा, कभी कल छपट नहीं आएगा। और मैं रोज यही काम हम्म करता हूं। मेरे नाम का अर्थ हम्म प्रांजल है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र, खरा। प्रांजल को 46 साल हम्म, में मिलावट से दूर रखा, यही मेरी उपलब्धि है। क्या कमाया ठीक मैंने है, कभी नहीं गिना। ये बुद्ध की ठीक है। विचारधारा है। अब हम्म रामायण एक है, राम एक है, लेकिन सबके अपने अपने राम हैं। कोई राम में अपने पिता अपने देखता है, कोई राम में भाई देखता है, कोई राम में पति देखता है, कोई राम में मित्र देखता है। अपने को हम्म कौन क्या बनाता है, हम्म रामायण हम्म एक है, लेकिन सबके अपने हम्म। अपने राम। महादेव। ठीक है प्रशांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप बने धन्यवाद। रहिएगा, मेरे को अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। प्रणाम, प्रणाम। नमस्कार मित्रों, ये थे प्रांजल सिंह, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, मुंबई में राइटर है, लेखक है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। खैर, मेरा जो आज का प्रश्न था वो ये प्रश्न था कि जो ये 3 हादसा हुआ है, पहले तो ये हादसा इसलिए हुआ कि आज से 35-36 साल पहले भोपाल गैस कांड में जो लोग जिम्मेवार लोग थे, हमने उनको कानून के जद में ले आके उनको सजा नहीं दिलवाया।
उनको हमने किसी तरह का कोई भय नहीं दिखाया, ताकि उनके भय एक ट्रेंड सेट हो और अगले लोगों को वो एक नजीर बने कि देखो एक भोपाल गैस कांड में एक लापरवाही प्रबंधकों ने दिया था और हम उनको बिहाइंड द बार किए, या जो मैक्सिमम पनिशमेंट हमारे कानून में बताया गया है उसको हमने उनको दिया। इस वजह से आज एलजी वाले का मन बढ़ा कि उसने सोचा कि क्या हो गया अगर 2 4 10 20 लोग मर जाएंगे तो। भोपाल गैस कांड वाले को कहाँ कुछ हुआ, हमारा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चंदा तो हमसे भी लेना है ना नेताओं को। हम राजनीतिक पार्टी को चंदा दे देंगे और उसी चंदा के चक्कर में ये राजनीतिक वाले लोग हमको किसी ना किसी बहाने से बना देंगे। वैसे भी कल एक कोई नया चीज आ जाएगा, जैसे प्रांजल भाई ने कहा कि 17 तारीख को अनाउंस हो जाएगा कि कोरोना फौरन खत्म हो गई, तो टीवी पर वही बहस चलने लगा कि कोरोना थी या कोरोना नहीं थी। क्योंकि जो प्रांजल भाई कह रहे हैं, प्रांजल कोई अनपढ़ गंवार लोगों में से नहीं है, पढ़े लिखे समझदार लोगों में से है। और प्रांजल के इस बात पर मैं भी चिंतित हो गया कि एक तरफ तो आपने लॉकडाउन कर दिया जब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 500,000 थी, आपने लॉकडाउन कर दिया, माना वो बहुत बड़ा निर्णय था। मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं कि मोदी जी जैसा बोल्ड निर्णय लेने वाला आदमी एक दिन में लॉकडाउन कर दिया। अब लॉकडाउन से हम जैसा आदमी जो 2 4 दिन पहले से ही अपने आप को लॉकडाउन कर रखा था डर के मारे कि कोरोना महामारी आ रही है, लॉकडाउन नहीं हुआ था, अभी सिर्फ बीमारी का चर्चा था, फिर आपने शराब वालों को खोल दिया, इसलिए करोड़ों लोग दारू के लिए आ गए। यहां पर सोशल डिस्टेंस नहीं हुआ। आपने ये बताया कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है, तो दारू वाला वही दारू वाला ऐसे नाक पहुंचता, वह रुपया ठेका पर दे रहा है और ठेका वाला बोतल दे रहा है, वही पैसे एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है। तो मतलब क्या अभी कोरोना खत्म हो गया था कि आपको दारू बेचने की जरूरत पड़ गई? एक तर्क दिया जा रहा है कि दारू से अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, तो फिर गुजरात में तो सरकार को गिरवी रख जाने चाहिए, किसी दूसरे देश में गिरवी हो जाता गुजरात की सरकार, तकनीकी रूप से बिहार की सरकार भी गिरवी हो जाती, क्योंकि उसके पास भी दारू का कोई स्रोत नहीं है, दारू से आमदनी का। तो वो सरकार कैसे चल रही है, गुजरात की सरकार कैसे चल रही है, क्योंकि दोनों जगह शराबबंदी है। इस तरह की बातों पर सोचने में आदमी मजबूर हो रहा है कि सच्चाई क्या है। देखिए, हम और आप जो लोग हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझते। प्रांजल भाई ने जैसे कहा कि अमेरिका ही वहां पर फंडिंग कर रहा था। अगर अमेरिका फंडिंग कर रहा था तब इसका मतलब है कि अमेरिका और चीन ये सोच करके कर रहे थे कि भाई हम लोग तो आर्थिक रूप से मजबूत है, अपने अपने टीका लगा लेंगे और बाकी पूरी दुनिया को हम मौत के घाट पर पहुंचा देंगे। उनकी मजबूरी बन जाएगी कि वो हमसे दवा खरीदें, उनकी मजबूरी बन जाएगी कि हमसे टीका खरीदें। मतलब जो लोग हम लोग 2 4 पैसा बचा के रखे हुए थे, वो शुगर बीपी की कंटिन्यूस दवा, अब एक कोरोना की भी कंटिन्यूस। तो क्या जो मैं कल अपने संबोधन में बोला था कि कहीं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दवा माफियाओं का, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कोई साजिश तो नहीं है कि वो कोरोना महामारी को देखा कि भाई नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने का सबसे बड़ा उपाय लॉकडाउन कर दिया, तो कोरोना बढ़ेगा नहीं तो भारत के 130-135 करोड़ आदमी पर दवा कैसे बिकेगा। तो उन्होंने अपने स्रोतों को लगा करके, अपने इन्फ्लुएंस को लगा करके दारू के नाम पर दुकान खुलवा दिया, ताकि अगर 2,5-3 हजार आदमी मिल करके 40-50 आदमी को संक्रमित कर सकते हैं, तो 5 करोड़ आदमी तो सही में 50 करोड़ आदमी को संक्रमित कर देगा, और उसका 3% का मतलब 2-3 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। और अगर ये नहीं होती है तो प्रांजल का बात सही है कि ये हवा है, और अगर ये हवा नहीं है तो फिर हमारे 130-135 करोड़ लोगों को मौत के मुंह के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया है कि भाई जिस पास पैसा है वो कोरोना का दवाई फलाने वाले कंपनी से खरीद कर खाए और नहीं तो जाए। क्या ऐसा कोई साजिश है? ये तो मेरा उससे भी बड़ा मुद्दा में निकल गया प्रांजल भाई के मुखार बिंदु से, उनके महान ज्ञान से, ये और भी ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन आज का मेरा विषय ये था, आज का मेरा मुद्दा ये था कि हम सब जानते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है। वो मोदी जी का दोस्त हो सकता है, उसके पहले मनमोहन सिंह का भी दोस्त था, मतलब भारत का दोस्त है, लेकिन असल में वो इंसानियत का दुश्मन है। अमेरिका पाकिस्तान का परम मित्र था हमसे पहले, आपको याद होगा उसका 70वां बेड़ा आया और आ करके हम पर आक्रमण करने लगा था, तो रूस का एक बेड़ा आया और रूस अमेरिका आमने सामने हो गए। उस वक्त रूस हमारा मित्र होता था। पाकिस्तान की स्थिति आज सांप छुछुंदर की हो गई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, क्योंकि अमेरिका ने निचोड़ लिया उसको, और अब उससे भी बड़ा चीन उसको निचोड़ रहा है। क्या भारत के साथ भी अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्योंकि जिस आदमी का, हमारे पिताजी कहते थे कि गधा की यारी औलाद का सनसनाहट,
अगर आपकी यारी गधे से है तो लात का तो डर हमेशा बना रहेगा ना, कोई गधे का काम है लात मारना। अब आपको उससे बचना ही आपकी कलाकारी है, और अगर आप गधे के पीछे खड़े होंगे निश्चिंत होकर के तो लात खाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश के एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा महान वैज्ञानिक हवाई जहाज में मारा गया था, वो साजिश किसने किया था? हम भाभा साहब की बात कर रहे हैं। होमी जहांगीर भाभा का देहांत कैसे हुआ, जहाज दुर्घटना कैसे हुई, कौन जिम्मेवार था, ये हम भूले नहीं है, हमको सब पता है। तो क्या कहीं कुछ ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि हमारे भारत में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत में रह करके भारत के विषय में नहीं सोचते, विदेश में सोचते हैं और भारत का नुकसान करते हैं। ऐसा स्लीपर सेल प्रशासनिक क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है, और सबसे ज्यादा मीडिया क्षेत्र में है। और अब जो सोशल मीडिया स्ट्रांग हुआ है तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर उसके स्लीपर सेल है जो हमारे देश के एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करते हैं, हमारे देश के प्रगति का बाधक है। ये बात करने से पहले प्रांजल भाई ने कुछ लिख करके मेरे को मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं पढ़ूं, आप सबों के लिए भी मार्गदर्शन होगा, मेरे लिए तो फायदेमंद है। प्रांजल भाई ने पहले ऊपर लिखा कि आपका टॉपिक काफी ज्वलंत है भैया जी, नमस्कार, ये आपका उपकार है कि आपको हमारी बात अच्छी लगी। नीचे लिखते हैं कि दारू से आमदनी छोड़ दीजिए, 1,00,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में आया, क्या उसमें से उस राज्य सरकार को नहीं दे सकते थे तनख्वाह बांटने के लिए? हमारी जान की कीमत दारू बिकेगी। प्रांजल भाई अभी तो मैं बात आपको बताऊं, 1,00,000 करोड़ रुपया आने को छोड़ दीजिए, जब हमारे घर में मजबूरी आती है और कहीं से पैसा नहीं होता तो मुझे याद आता है कि यार 5 साल पहले हमारे दादाजी उसको पैसा दे करके मर गए थे और कहा था कि मैं दे दूंगा, तो मैं उसका तो सुन बाबा पैसा दे के मरे थे वो मेरा वापस कर, अभी हमारा वाला तो बाद में करेंगे। तो जो हमारा बैंक का पैसा लूट के गया है, सबसे पहले तो उन्हीं से हड़प करके पैसा दिया जा सकता था। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। दारू खोलना मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साजिश परिलक्षित होता है। अब ये 1.5 महीना बाद खुलेगा कि इतनी बड़ी साजिश हुई क्यों और किस स्तर पर हुई, क्योंकि एकाएक पूरे देश भर की सरकारों ने दारू खोल दिया। दारू का मामला राज्य सरकार का मामला है, केंद्र सरकार का नहीं है। आप सब लोगों को पहले जान लेना चाहिए। दिल्ली में दारू बिकेगी ये नरेंद्र मोदी डिसाइड नहीं करेंगे, केजरीवाल करेंगे। यूपी में दारू बिकेगी ये नरेंद्र मोदी डिसाइड नहीं करेंगे, योगी जी करेंगे। बिहार में दारू बिकेगी ये वहां के नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि नहीं बिकेगी, तो मोदी जी चाह कर भी नहीं बेच रहे हैं। वही बंगाल में ममता बनर्जी डिसाइड करेंगे, आंध्र प्रदेश में जगन मोदी डिसाइड करेंगे, जगनमोहन रेड्डी। मतलब कि दारू राज्य का मामला है, और अगर राज्य सरकारों ने सब में एक ही कॉन्सेंस बन गया, मतलब कितना बड़ी बात है कि सब में ये बन गया, ये एक बहुत बड़ा साजिश का वो मुझे दिख रहा है। क्योंकि तनख्वाह देना ही मुद्दा नहीं है, कुछ ना कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रहा है जिसकी तह तक हम नहीं जा रहे हैं। प्रांजल दूसरा लिखे कि पढ़ लीजिए भैया, अमेरिका बिल्कुल इंसानियत का दुश्मन है। मैं तो पहले कहता हूं, मैं तो मेरा तो वीडियो देखेंगे, मैं शुरुआती से सोचता कि इंसानियत का दुश्मन है मेरा। अमित सिंह ने सही कहा आपने बाबा, हाँ बिल्कुल, मुझे जो लग रहा है कहा है, आपको अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है। प्रांजल लिख रहे कि केंद्र की स्वीकृति ली गई बेचने से पहले। नहीं, केंद्र स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा कानून का जानकार भी हूं। शराब बेचने के लिए सरकार टोटल सिनेमा मनोरंजन और आबकारी शुद्ध रूप से सरकार राज्य सरकार का मामला है। केंद्र सरकार से उसको मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन खोलने की मंजूरी थी, और लॉकडाउन में किन किन चीजों को खोला जाए, किन किन चीजों को खोला जा सकता है, इसकी एक एडवाइजरी दी गई थी, मंजूरी नहीं। एडवाइजरी और मंजूरी दोनों अलग अलग चीज है। एडवाइजरी खैर एक अंग्रेजी हिंदी हो गया, मतलब सलाह और मंजूरी दोनों अलग अलग चीज है। तो उसके लिए एडवाइजरी ली गई थी कि आप फला फला खोल सकते हैं। प्रांजल मेरा तो ये मानना है कि लॉकडाउन का मामला नरेंद्र मोदी को गांव प्रधान स्तर पर दे देना चाहिए। जैसे राजीव गांधी जी ने ग्राम पंचायत का जो परिकल्पना किया था कि हमारे गांव के प्रधान को ही ज्यादा पता है ना कि किसके गली में नाली बनवाना है और किसके गली का खड़ंजा बदलवाना है। नरेंद्र मोदी को क्या पता, यहां तक कि हमारे जो सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त, उनको भी क्या पता कि शोभा चपरा के हमारे गली की ईंटें कितने दिन पुरानी हो गई, वो तो मेरे गांव के प्रधान को मालूम है ना। तो अगर हम गांव के प्रधान को दे दें, उसके हाथ में धन दे दे कि भाई तेरे को दिया, तू सोच कि कहां बिजली का खंभा लगाना है और कहां ईंटा लगाना है, वो ज्यादा बढ़िया से लगेगा। तो लॉकडाउन का निर्णय अगर हम सीधे प्रधानों को दे दें, या मतलब प्रधान कई जगह से कोटे से प्रधान कुछ पढ़े लिखे नहीं आए हैं, लेकिन एसडीएम स्तर पर कम से कम दे दे, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा अफसर होता है। एसडीएम स्तर पर दे दे कि वो अपने विवेक से देखे कि कौन सा रेड जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, क्योंकि वो वहां जाके आएगा कि शोभा छपरा गांव में
एक भी कोई मरीज बाहर से नहीं आए, तो इन लोगों को लॉकडाउन में क्यों मारना? तो फिर वो एक अपने होम गार्ड को या किसी जवान को गेट पर लगा देगा कि बाहर से आने वाले लोगों को सूचना रखो कि ये कौन लोग हैं और किस मामले में जा रहे हैं, उनको फ्री कर दो। कम से कम शोभा चौधरी का बढ़िया, ये लोग तो घूमेंगे, वो तो जेल में महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन पूरा देश भर में एक ही कानून कैसे हो सकता है? अभी हमारे देश में कई राज्य ऐसा है जहां पर कोरोना छुआ भी नहीं है, तो उनको लॉकडाउन में बंद करने का क्या मतलब होता है? तो मेरे हिसाब से जो लॉकडाउन का मामला था वो तो सीधे निचले स्तर के अधिकारियों तक जाना चाहिए, उसको ज्यादा पता है कि वहां बीमारी की क्या सीन है। लॉकडाउन के मामले में तो मेरा ये मानना है। खैर, आज का मामला, वीडियो लंबा हो रहा है। कई लोग शिकायत करते हैं कि भैया मैं आपका कल सुनता हूं, चूंकि रात में आप लेट बोलते हैं तो मैं कल सुनता हूं तो ज्यादा टाइम लगता है, मुख्य बातें रह जाती हैं, क्योंकि आप शुरू से लेकर अंत तक गंभीर ही बोलते रहते हैं। वीडियो सुनने के बाद बंद करने का मन नहीं करता और 1 घंटे का समय नहीं होता। कई लोगों ने मेरे को शिकायत किया है, तो इसलिए मैं कम बोलूं और बढ़िया बोलूं की बात है। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी ने मुझे कुछ लिखा है, उसके पहले अमित ने लिखा है। अमित लिखे हैं कि NH-31 खराब है, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन बना नहीं रहे। उसके लिए तो तुम लोगों ने कितना आंदोलन लड़कों ने किया, वो नहीं बन रहा है। NH-31 का क्या करे बाबू, मैंने भी एक दिन लाइव किया था, बल्कि मैंने चिट्ठी भी NH-31 लिखा, उसका जवाब भी मेरे पास आया है। उसका जवाब लगाता तो स्थानीय नेताओं ने कहा कि तुम दिल्ली की हैरानीत करो, गांव वाला हमारे जिम्मे रहने दो। तो मैं उस चिट्ठी को रख लिया, तुमको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, उसका जवाब क्या है सुन करके हंसने लगोगे। ओंकार नाथ सिंह ने लिखा है कि अमेरिका तो कल तक हमारा दुश्मन था है, रशिया हमारा पुराना मित्र है, परंतु लाल बहादुर शास्त्री के समय वह भी नहीं संदेह नहीं, भरोसे के घेरे में आया था। ओंकार नाथ जी, कोई दुनिया का लोग आपको आदर क्यों देगा? रशिया क्यों हमारा मित्र था? इसलिए कि रशिया को अपने हमारे हथियार बेचना था, और भारत और पाकिस्तान की तनाव में वो भी मदद करता है। उसकी KYC जो KGB जो उसकी संस्था है, आपको मालूम है उसकी जो कितने हमारे अंदर और बड़े बड़े लोग उसके मेंबर थे कि ऊंचे ऊंचे, वो कहूंगा तो ये मामला अलग विवादित हो जाएगा। KGY का जो सबसे बड़ा जो एजेंट हमारे यहाँ होते थे वो छोड़ दीजिए, तो उसको तो अपना हथियार बेचना था। अमेरिका को भी हथियारें बेचना है। अमेरिका को लगे कि अब भारत मेरा हथियार नहीं खरीदेगा तो अमेरिका अपने हथियार का सबसे पहले प्रयोग भारत पे करेगा, ये भी आप क्लियर रहिए। रूस को लगा कि भाई लाल बहादुर शास्त्री का जो निर्णय है वो एक दिन रूस के मुकाबले से आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा संसाधन मजबूत है, हमारी जनसंख्या मजबूत है, हमारे यहाँ युवा और तेज तरह लोगों का देश है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई एक दिन पेट्रोल बंद करो। अब आपको पता है 130 करोड़ के देश में उस वक्त 100 करोड़ की देश रही होगी या 70-80 करोड़ की रही होगी। 70-80 करोड़ लोग अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो मतलब 70-80 करोड़ दिन का भोजन बच गया ना भाई। तो आप 365 दिन में एक दिन होता है, अगर 100 आदमी एक दिन का भोजन ना खाए तो एक दिन का मतलब 100 दिन का भोजन बच गया ना। तो आप सोचिए रूस का हालत खराब हो गया कि यार अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर तो ये पेट्रोलियम में स्वावलंबी हो जाएंगे, खाद्यान्न में स्वावलंबी हो जाएंगे, तो फिर तो हमको पूछेंगे नहीं। अगर ये बर्बाद परेशान ना रहेंगे तो हमको पूछेंगे क्यों? अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, मैं गरीब नहीं होगा, मुझे आपसे कर्जा नहीं लेना होगा, तो ओंकार नाथ सिंह रहे, हमने कहा तो ओंकार नाथ सिंह जी से, ओंकार नाथ सिंह जी को मैं तभी डरूंगा कि भाई मुझे उनसे कर्जा लेना है, उनसे मदद लेनी है, तो मैं ओंकार नाथ जी करते रहूंगा। तो आपका हित तो इसी में है कि आप कृपा करे रहे कि मैं गरीब का गरीब बना रहूं, मैं आगे ना बढ़ जाऊं, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा, मैं स्वावलंबी हो जाऊंगा तो आपको पूछूंगा नहीं। रशिया ने यही किया, लाल बहादुर शास्त्री के हत्या में जिम्मेवारी उसकी बनती है, उसके देश में हत्या हुआ है। और जब भी कोई प्रधानमंत्री जाता है तो उस देश के प्रधानमंत्री का मेहमान होता है, और उस देश की टाक खुफिया एजेंसी हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है। क्योंकि हम जब हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री आएगा तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी कि उसके सुरक्षा पर कोई आंच ना आ पावे। तो वो एक साजिश थी जो भारत पाकिस्तान के युद्ध थोपा गया। वो युद्ध क्यों हुआ ये अगर आप पढ़ लेंगे ना तो शास्त्री जी की मौत क्यों हुई आप आसानी से समझ जाएंगे। उसमें हमारे देश के भी कई लोग फंस रहे हैं और बाहर के भी कई लोग फंस रहे हैं। ये बदबू है, इसको बंदे रहने दीजिए। ढक्कन हटाने पर विशाखापट्टनम से ज्यादा बदबूदार गैस आएगी, इसलिए इसको कैप में ही रहने दिया जाए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी स्थिति बदल गई है।
प्रांजल जी लिख करके राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि केंद्र की जहां स्पेशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो वहां नहीं बिकना था दारू। फिर क्यों दुकान खुली? क्योंकि लाइन सुबह 6 बजे से लग गए थे। पुलिस सीधे निर्देश देता था दुकान वाले को दुकान नहीं खुलेगी। हाँ, आपका मानना बिल्कुल ठीक है। बीपी भाई नमस्कार, कैसे हैं बीपी भाई? मित्रों ऐसा है, हमारे बीपी भाई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए कई लोगों में रोज रोज मास्क बांट रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो समाज सेवा करने के लिए अमेरिका, चीन, जापान की जरूरत नहीं होती, आप में खुद में वो होना चाहिए। राघवेंद्र लिख रहे हैं कि कश्मीर पर कुछ बोलिए। हाँ, कश्मीर जो हुआ है वो एक्चुअली अब 1 घंटा हो गया। कश्मीर पर कल बोलूंगा, एक अलग मुद्दा होने क्योंकि कश्मीर 15 मिनट का मामला नहीं है राघवेंद्र। ये जो नीकू समर्थ का है, इनका क्या किया जाए? एक असल में क्या, चलो एक बार बताइए। ये जो नाइकू के समर्थक है वो समर्थक नहीं हो, डरा हुआ भीड़ है। उसके लोग देखते हैं कि कौन कौन लोग हमारे जनाजा में नहीं आया है। अगर नहीं आएगा तो वो जो आतंकवादी हैं उनके घरों में जाकर के उनके साथ व्यभिचार करते हैं। तो वहां पर वो डर के मारे आते हैं। मतलब ये मत समझो कि उस नाइकू के भीड़ में जितने लोग थे वो सब के सब आतंकवादी हैं, नहीं, वो वहां के डरे हुए लोग हैं। उन्हें आज भरोसा हो जाएगा कि हमारी सेना उनके साथ है, तब वो लोग नहीं आएंगे। सेना के भरोसे पर ही नाइकू की टिप मिलती है। नाइकू फोन करके नहीं बताया था कि मैं यहाँ पे हूं, ना इसके पहले उसने बताया कि मैं यहाँ पर हूं। उन्हीं लोगों में से जो सब लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि ये सब साले वहां घरों में घुस करके लड़कियों के साथ बलात्कार व्यभिचार करते हैं। तो उसी को जब मौका मिलता है तो वो कहता है कि भाई अब उनको फील्डिंग दे देता हूं, तेरा काम तमाम हो जाएगा। तो उन्हीं के टिप्स पर इन लोगों को मारा जाता है। ये भी आप एक बात जान लीजिए। तो उनके यहाँ जो भीड़ है वो उनके समर्थक ही नहीं है, ये एक बार आप अपने दिमाग में बैठाइए। ज्ञान प्रकाश सिंह लिख रहे हैं, हाँ नमस्कार। ज्ञान प्रकाश जी लिख रहे हैं नमस्कार। एक ही दिन में विशाखापट्टनम में गैस लीक, छत्तीसगढ़ में गैस लीक, तमिलनाडु थर्मल स्टेशन पावर ब्लास्ट, और अब नासिक में भी एक बड़ी फैक्ट्री में आग। पिछले कुछ दिनों की खबरें आनी शुरू हुई थी कि मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा चीन से भारत शिफ्ट करने में कंपनियां विचार कर रही हैं। और अचानक इस तरह की एक्सीडेंट सामान्य तो नहीं है और न ही ये इत्तेफाक लगता है। बहुत कुछ है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। दुश्मन सिर्फ सड़क। ज्ञान भाई, आपने मेरा शुरू से नहीं सुना। मेरा शुरुआती आज यही है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुर्भाग्य से हमारे देश में ही जन्मे हैं, हमारे देश का ही खाते हैं और मरेंगे। उनकी दुर्गति भी इस देश में ही होगी, लेकिन वो भला चाहते हैं किसी और का, क्योंकि उनको एनजीओ के माध्यम से पैसा मिलता है। ये बिल्कुल ठीक है कि चीन से कंपनियां हटने की मन बना रही थी, वो सब भारत आने पर विचार कर रहे थे। तो इनका एक एक्सीडेंट करा दिया गया ताकि उन लोगों के मन में एक डर व्याप्त हो जाए। और उसके बाद देखिएगा, अभी ये उसके बाद अब उस पर प्रदर्शनों का जो दौर चलेगा कि मजदूर का ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमाका नहीं हुआ, ताकि उनके मन में भय व्याप्त कर दिए कि यहाँ पर राजनीतिक निरंकुश है और यहाँ के जो लोकल गुंडे हैं वो राजनीतिक लोगों को प्रभावित करते हैं और कंपनियों को चलाने में यहाँ पर माहौल नहीं हो रहा है, ताकि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो जाए। ये साजिश है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये साजिश है। दूसरा, लापरवाही अगर है तो हमने भोपाल त्रासदी में अगर सजा दे दिया होता तो लापरवाही नहीं होती। दोनों ही तरफ से ये दुखद मामला है। प्रांजल लेकर कल का मुद्दा कश्मीर पर हमला करेंगे। अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं आई तो कल का मुद्दा इसी पर रखेंगे। प्रांजल भाई से कोई बात नहीं, आइएगा कल भी तैयारी करके कश्मीर पर, आपका स्वागत रहेगा। हाँ, थैंक भाई राघवेंद्र, थैंक। ज्ञान प्रकाश से मैं सहमत हूँ। हाँ, मैं भी ज्ञान प्रकाश से सहमत हूँ। अरे प्रबल चतुर्वेदी जी नमस्कार। आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं। आपकी विद्या क्या कहती है कि ये जो गैस की त्रासदी हुई है, जो ये आज 4-5 जगह कंपनियों में जो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है, क्या ये कोई साजिश का हिस्सा है ताकि चीन से जो कंपनियां भारत आने की सोच रही थी उनको डराया जाए और भारत से कहीं और कंपनियां शिफ्ट की जाए, या एक महज दुर्घटना है? आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप बढ़िया से बता सकते हैं। आप लोगों के पास तो दिव्य दृष्टि है, हम लोग तो सिर्फ अटकलों और आकलनों पर काम करते हैं। खैर, आज का मुद्दा 2 ही था। आज का मुद्दा था, अमित ने क्या लिखा है कि भारत में प्राचीन काल से घटनाएं संदेहास्पद रहती। जी बिल्कुल बिल्कुल, घटनाएं यहाँ पर वो प्रायोजित और वो रहती हैं। ओंकार नासिम जी लिख रहे हैं कि एक साथ की जगहों पर एक साथ दुर्घटना होना ही सिद्ध करता है कि ये साजिश है।
आप बिल्कुल सही अनुमान लगाएं। जी ओंकारनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आकलन ही यही था, मेरे हेडिंग भी यही थी कि यही शायद हो सकता है। प्रांजल लेकर के शुभ रात्रि भैया, महादेव आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। ये सेम चीज आप पर भी है, महादेव आप सब लोगों पर कृपा बनाए रखें। मित्रों, दुनिया साजिश करेगी, लेकिन हम अगर उनके साजिश में साझेदार बनते हैं तभी हम कमजोर होंगे। अगर हम उनके साजिश को नाकाम करते हैं तो उनका साजिश निष्फल हो जाएगा। आज से नहीं, विष कन्याओं का दौर बहुत दिन से चला आ रहा है। हमने नाम लंकनी एक निश्चरी वाला बात पहले ही सुना हुआ था। हम आज की नहीं है, ये रामायण महाभारत काल से ही विष कन्या और साजूस और जासीस का काम चलता रहा है। लेकिन तब के राजाओं का काम था कि अपने वफादार गुप्तचरों और वफादार सैनिकों से उसको निष्फल कर देते थे। हम भी सब लोग भारत के सैनिक हैं, प्रत्येक नागरिक हमारा देश का सैनिक है। वो चाहे प्रांजलि हो, बीपी भाई हो, राघवेंद्र हो, अमित हो, ओंकारनाथ सिंह जी हो, मैं भी आप लोगों के साथ एक छोटा भाई हूं। तो हम सब लोगों का काम है कि जहां जहां ये लगे वहां वहां इसको निष्फल करने का प्रयास किया जाए। तभी जाकर के 130 करोड़ की देश 130 करोड़ बाहुबलों के साथ मजबूती से आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं करना है। दक्षिण भारत बार नहीं करेंगे तब जाकर के सफल होंगे। मित्रों, किसी भी तरह का साजिश हो वो सफल ना हो, ये मनोकामना है और यही इच्छा भी है। कोरोना एक महामारी है, वो साजिश है या संजोग, इसके लिए तो ईश्वर जाने। लेकिन हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। मेरा भारत महान। आप सबों पर महादेव अपनी कृपा बनाए रखें। शुभ रात्रि।